भारत के प्रागैतिहासिक काल की कहानी एक अद्भुत दास्तान है जो हमें उस समय में लेकर जाती है जब इंसान ने न तो खेती करना सीखा था, न ही धातुओं का इस्तेमाल शुरू किया था। इस काल को पाषाण युग यानी स्टोन एज कहते हैं। इंसान का जीवन पूरी तरह शिकार और जंगल में उगने वाले फल फूल इकट्ठा करने पर निर्भर था। पत्थरों से बनाए गए औजारों ने इन समाजों को एक पहचान दी। यही औजार उनकी संस्कृति का प्रतीक बने। अब सोचिए, ये औजार केवल खाने का इंतजाम करने तक ही सीमित नहीं थे। इनसे वो अपनी दुनिया में कारीगरी भी करते थे, जैसे काटना, छीलना, छेद करना और लकड़ी या हड्डियों को तराशना। पाषाण युग के लोगों ने अपना ठिकाना कहाँ बनाया होगा? इसका जवाब हमें उनके बसावट के तरीकों में मिलता है। ये लोग पानी के स्रोतों के पास रहते थे, जहां खाने पीने की चीजें और पत्थर उपलब्ध होते थे। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफाएं, आंध्र प्रदेश की कुरनूर गुफाएं और कर्नाटक की हुंसगी घाटी। यहाँ के पत्थर के औजार हमें उनके जीवन की झलक देते हैं। उन्होंने नदियों के किनारे और पहाड़ियों की तलहटी में अपने अस्थायी घर बनाए। कुछ जगहों पर पत्थरों की मदद से बनाई गई दीवारों के निशान भी मिले हैं। ये लोग मौसम के हिसाब से अपना ठिकाना बदलते रहते थे। गर्मियों में पानी के स्रोतों के पास और बारिश के मौसम में गुफाओं की शरण में। इन समाजों की बसावट और औजारों से पता चलता है कि वे अपने वातावरण के बारे में कितने जागरूक थे। वो ऐसी जगहों का चुनाव करते थे जहां जानवरों का शिकार करना आसान हो और प्राकृतिक संसाधनों की कमी न हो। यह सब देखकर लगता है कि उनका जीवन भले ही संघर्षपूर्ण रहा हो, लेकिन वो अपने तरीके से खुश और संतुष्ट थे। जब भी हम इस युग की बात करते हैं तो एक सवाल बार बार आता है, क्या इन लोगों का जीवन सिर्फ संघर्ष और जीविका की तलाश तक सीमित था, या उनके पास आनंद और कला के लिए भी समय था? इस सवाल का जवाब उनके द्वारा छोड़ी गई अद्भुत कृतियों में छुपा है, जिनका जिक्र हम आगे करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इतिहास स्नातक के सारे वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक पिन्ड कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहा। आप चाहें तो लिंक ओपन करके प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं, ताकि भविष्य में आपको इन वीडियोस को खोजने में दिक्कत न हो। अब टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। पाषाण युग के लोगों का जीवन जहां संघर्षपूर्ण था, वहीं उसमें कला और रचनात्मकता के कुछ ऐसे अनछुए पहलू भी थे जो हमें आज भी चौंका देते हैं। इन समाजों ने न केवल शिकार और भोजन संग्रह पर ध्यान दिया, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को समझने और उसे अभिव्यक्त करने की भी कोशिश की। उदाहरण के लिए भीमबेटका की गुफाओं में मिले पत्थर के औजार और चित्रकारी इस बात का सबूत है कि इंसान की सोचने समझने की क्षमता उस समय भी कितनी विकसित थी। पत्थरों पर बनाई गई आकृतियां जो कभी जानवरों का शिकार करते इंसानों को दिखाती हैं, तो कभी नाचते गाते समूहों को, इस बात का प्रतीक है कि ये लोग केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को जीने लायक बनाने के लिए भी प्रयास करते थे। इन चित्रों में लाल, सफेद, पीले और हरे रंगों का इस्तेमाल किया गया था। ये रंग प्राकृतिक चीजों से बनाए गए थे, जैसे लौह अयस्क यानी आयरन ऑक्साइड से लाल रंग, चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन से सफेद रंग और हरे पत्थर यानी ग्रीन चाल्सेडोनी से हरा रंग। चित्रकारी में बड़ी बड़ी आकृतियों के साथ छोटे छोटे दृश्य भी देखने को मिलते हैं। इनमें हिरन, जंगली सूअर, हाथी और गैंडे जैसी बड़ी बड़ी प्रजातियों के साथ साथ मानव आकृतियां भी हैं। ये चित्र किसी न किसी कहानी को बयां करते हैं, जैसे शिकार के तरीके, समूह में रहने की आदतें और त्योहार मनाने के दृश्य। भीमबेटका के चित्रों में शिकार के दृश्य विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करते हैं। धनुष, बाण, भाले और जाल जैसे औजारों का इस्तेमाल करते हुए इंसानों को जानवरों का पीछा करते हुए दिखाया गया है। कुछ चित्र ऐसे भी हैं जहां लोग छोटे जानवरों को थैलों में भरकर कंधों पर ढोते हुए नजर आते हैं। इन चित्रों से पता चलता है कि इंसान के पास न केवल शिकार करने की कुशलता थी, बल्कि उन्होंने अपनी जरूरतों के अनुसार औजार भी विकसित किए थे। इन चित्रों के अलावा कुछ जगहों पर साधारण गुफाओं के अंदर पत्थरों को खास तरीकों से तराश कर बनाए गए गोलीनुमा निशान यानी कप्युलस भी मिले हैं। कहा जाता है कि ये निशान केवल सजावट के लिए नहीं थे, बल्कि इनका कोई धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व भी हो सकता है। ये सब देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इन लोगों का जीवन केवल खाने पीने तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके पास कल्पनाशीलता और सृजनशीलता का भी भंडार था। भीमबेटका जैसे स्थानों पर केवल चित्रकारी ही नहीं, बल्कि इंसानों के रहन सहन और उनकी तकनीकों के भी कई प्रमाण मिले हैं। यहाँ की खुदाई से पता चलता है कि पाषाण युग के लोग गुफाओं में केवल बारिश से बचने या सोने के लिए ही नहीं रहते थे, बल्कि ये गुफाएं
उनके जीवन के हर पहलू का हिस्सा थीं। इन गुफाओं में खाने पीने की गतिविधियां, औजार बनाना और सामाजिक क्रियाएं होती थीं। उदाहरण के लिए भीमबेटका की एक गुफा, जिसे ऑडिटोरियम गुफा कहा जाता है, में ऐसे निशान पाए गए हैं जो वहां सामूहिक गतिविधियों के होने का संकेत देते हैं। इस गुफा में एक बड़ी चट्टान के चारों ओर कपुल्स यानी गोल गड्ढेनुमा निशान बनाए गए हैं, जिन्हें कई बार एक धार्मिक प्रतीक के रूप में देखा गया है। यहाँ पर खुदाई के दौरान विभिन्न कालखंडों के औजार भी मिले हैं। शुरुआती औजार भारी और मोटे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता ये औजार अधिक पतले, हल्के और सटीक हो गए। इनमें मुख्य रूप से चाकू, खुरचनी और नुकीले पत्थर शामिल हैं। इनमें से कई औजारों को लकड़ी के हैंडल से जोड़ा गया था, जिससे उनका उपयोग और भी प्रभावी हो गया। इन औजारों पर माइक्रोवेयर यानी सूक्ष्म घिसावट के अध्ययन से यह पता चला है कि इनका इस्तेमाल लकड़ी, हड्डी और अन्य सामग्री को काटने और तराशने में किया जाता था। भीमबेटका की गुफाएं केवल इंसानों के रहने की जगह नहीं थीं, बल्कि यहाँ कुछ ऐसे चिन्ह भी मिले हैं जो उनके सामाजिक जीवन की जटिलता को दर्शाते हैं। जैसे एक गुफा में पत्थरों से बनी दीवार पाई गई, जो वहां के लोगों द्वारा अपनी जगह को सीमित करने या बाहरी खतरे से बचने के लिए बनाई गई होगी। इसी तरह कई गुफाओं में राख के ढेर मिले हैं, जो यह बताते हैं कि यहाँ आग का इस्तेमाल किया जाता था। आग का उपयोग केवल भोजन पकाने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि ठंड से बचने और जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए भी किया जाता था। भीमबेटका में मिले औजार और संरचनाएं इस बात का सबूत हैं कि पाषाण युग के लोग न केवल अपने वातावरण को समझते थे, बल्कि उन्होंने उसके अनुसार खुद को ढालने और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कला में भी महारत हासिल कर ली थी। उनके जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों के बीच जो संयम और रचनात्मकता देखने को मिलती है, वह अद्वितीय है। पाषाण युग के लोगों का जीवन शिकार और भोजन संग्रह तक ही सीमित नहीं था। उनके जीवन में एक अनदेखा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पक्ष भी था। इस युग में कला और प्रतीकवाद के माध्यम से उन्होंने अपने विचारों और मान्यताओं को व्यक्त किया। भीमबेटका और अन्य स्थानों पर मिली कपुल्स यानी पत्थरों पर बनाए गए गोल गड्ढेनुमा निशान यह संकेत देते हैं कि इनके पीछे कोई धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व छिपा हो सकता है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश के बाघोर नामक स्थान पर एक गोल आकार का चबूतरा मिला है, जिसके ऊपर त्रिकोणीय पत्थर रखा गया था। इस पत्थर का रंग गहरे लाल से हल्के पीले तक बदलता है, जो शायद उस समय के लोगों के लिए एक खास प्रतीक था। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह त्रिकोणीय पत्थर मातृदेवी यानी फीमेल प्रिंसिपल का प्रतीक हो सकता है। भीमबेटका की गुफाओं में कपुल्स के अलावा कुछ अन्य ऐसे प्रतीक भी मिले हैं जो उस समय के लोगों के सांस्कृतिक जीवन को दर्शाते हैं। जैसे गुफा की दीवारों पर खुदाई से मिले हाथ के निशान, हथेली की छाप और उंगलियों के निशान। इन प्रतीकों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनका उपयोग किसी तरह की पूजा, अनुष्ठान या सामाजिक गतिविधियों के दौरान किया जाता रहा होगा। भीमबेटका की गुफाओं में मिले चित्रों में से कुछ में जानवरों को बड़े और भव्य रूप में दिखाया गया है। इनमें हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण और जंगली सूअर प्रमुख हैं। इन जानवरों के साथ मानव आकृतियों का भी चित्रण मिलता है, जिनमें लोग नृत्य करते हुए, शिकार करते हुए या किसी आयोजन में भाग लेते हुए दिखाए गए हैं। इन चित्रों से यह स्पष्ट होता है कि पाषाण युग केवल अपने दैनिक जीवन के लिए संघर्ष नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके जीवन में आनंद और सामूहिकता का भी महत्व था। पाषाण युग के इन सबूतों को देखकर यह समझ आता है कि इस युग के लोग अपने वातावरण और प्रकृति के साथ कितने गहराई से जुड़े हुए थे। उनकी कला, उनके प्रतीक और उनके निर्माण इस बात के गवाह हैं कि उन्होंने अपने जीवन को केवल जीविका तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसमें आध्यात्मिकता और रचनात्मकता का समावेश भी किया। पाषाण युग के लोगों की जीवन शैली में उनके द्वारा बनाए गए चित्रों और संरचनाओं के अलावा उनकी तकनीकी कुशलता भी बेहद महत्वपूर्ण थी। खासकर भीमबेटका जैसी जगहों पर मिली पत्थर की संरचनाएं और औजार इस बात का प्रमाण हैं कि इन लोगों ने तकनीक को अपने जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान दिया था। यहाँ पर खुदाई के दौरान कई प्रकार के औजार मिले हैं, जो न केवल शिकार और भोजन संग्रह के लिए उपयोग किए जाते थे, बल्कि उनके दैनिक जीवन के अन्य कार्यों में भी काम आते थे। इन औजारों में नुकीले पत्थर, खुरचनी और छोटे धारदार औजार शामिल हैं। इनमें से कई औजारों को लकड़ी के हैंडल के साथ जोड़ा गया था। माइक्रोवेयर यानी सूक्ष्म घिसावट के अध्ययन से यह पता चलता है कि इन औजारों का उपयोग लकड़ी, हड्डी और अन्य सामग्रियों को काटने, तराशने और बनाने में किया जाता था। इतना ही नहीं, इन औजारों के माध्यम से जानवरों की हड्डियों पर निशान पाए गए हैं, जो यह दर्शाते हैं कि इन्हें मांस निकालने और हड्डियों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया था।
पाषाण युग के औजारों के साथ साथ उनकी बसावट के तरीके भी बेहद रोचक हैं। उदाहरण के लिए कर्नाटक की हुंसगी और बैचबल घाटी में प्रोफेसर के परैया की टीम ने 400 से अधिक पत्थर युगीन स्थल खोजे हैं। इन स्थलों पर बसेरा बनाने के लिए लोगों ने ऐसी जगहों का चयन किया था जहां पत्थरों की आपूर्ति आसानी से हो सके और साथ ही पानी का स्रोत भी नजदीक हो। हुंसगी घाटी में एक खुला स्थान जहां चारों ओर ग्रेनाइट की चट्टानें थीं, लोगों ने इसे अपनी गतिविधियों के लिए चुना। यह स्थान न केवल सुरक्षा प्रदान करता था बल्कि यहां पर पानी और संसाधनों की उपलब्धता भी थी। इसके अलावा इस युग के लोग मौसम के अनुसार अपनी रणनीतियां भी बदलते थे। सूखे मौसम में ये लोग उन जगहों के पास रहते थे जहां पानी के स्थायी स्रोत यानी पेरेनियल सोर्सेज होते थे। वहीं बरसात के मौसम में ये लोग पहाड़ी इलाकों और गुफाओं की शरण में चले जाते थे। इस तरह की योजनाबद्ध जीवन शैली यह दिखाती है कि इन लोगों का जीवन केवल संघर्ष तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने परिवेश के अनुसार खुद को ढालने और संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने की अद्भुत क्षमता विकसित की थी। पाषाण युग के लोगों की रचनात्मकता उनके द्वारा बनाए गए चित्रों और प्रतीकों में सबसे ज्यादा झलकती है। इन चित्रों में न केवल जानवरों और इंसानों के जीवन को दर्शाया गया है, बल्कि इसमें उनके सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के भी कई पहलू शामिल हैं। भीमबेटका की गुफाओं में लगभग 400 गुफाओं में चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं, जिनमें से कई गुफाएं प्रागैतिहासिक काल की जीवन शैली का अद्भुत नमूना प्रस्तुत करती हैं। इन चित्रों में लाल, सफेद, पीले और हरे रंग का इस्तेमाल किया गया है। ये रंग प्राकृतिक स्रोतों से बनाए जाते थे, जैसे लौह अयस्क यानी आयरन ऑक्साइड से लाल रंग और चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन से सफेद रंग। इन चित्रों में सबसे अधिक स्थान जानवरों को दिया गया है। हिरन, जंगली सुअर, हाथी, गैंडे और बाघ जैसे बड़े जानवरों को बड़ी बारीकी से चित्रित किया गया है। जानवरों को चलते, दौड़ते और कभी कभी झुंड में दिखाया गया है। इसके साथ ही इंसानों को भी विभिन्न गतिविधियों में शामिल दिखाया गया है, जैसे शिकार करते हुए, नृत्य करते हुए और सामूहिक आयोजनों में भाग लेते हुए। कुछ चित्रों में धनुष, बाण, भाले और जाल जैसे औजारों का इस्तेमाल करते हुए इंसानों को जानवरों का शिकार करते हुए दिखाया गया है। भीमबेटका के चित्र केवल दैनिक जीवन तक सीमित नहीं हैं। इनमें से कई चित्र धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व के प्रतीक भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ चित्रों में हाथों की छाप, उंगलियों के निशान और हथेली की छाप देखने को मिलती है। ये प्रतीक संभवतः किसी धार्मिक अनुष्ठान या सामाजिक आयोजन का हिस्सा रहे होंगे। कुछ चित्रों में संगीत के उपकरण जैसे शंख, बांसुरी और ढोलक भी दिखाए गए हैं। ये चित्र यह बताते हैं कि उस समय के लोगों का जीवन केवल शिकार और जीविका तक सीमित नहीं था, बल्कि संगीत और नृत्य जैसे कला के रूपों का भी हिस्सा था। भीमबेटका की गुफाओं के चित्रों की एक और खासियत है कि इनमें कई परतें यानी लेयर्स देखी जा सकती हैं। पहले की परतें साधारण और बड़े आकार की होती थीं, जबकि बाद की परतें अधिक जटिल और छोटी आकृतियों से भरी होती थीं। इन परतों के बीच में शैली और रंगों का अंतर साफ दिखता है, जिससे यह पता चलता है कि ये चित्र कई पीढ़ियों में बनाए गए थे। इस तरह भीमबेटका के चित्र न केवल प्रागैतिहासिक काल के लोगों की कलात्मक अभिव्यक्ति का प्रतीक हैं, बल्कि उनकी सोच, उनके विश्वास और उनके जीवन के हर पहलू को भी उजागर करते हैं। भीमबेटका के चित्र और गुफाएं केवल कला या दैनिक जीवन के प्रतीक भर नहीं है, बल्कि ये उस समय की सामाजिक संरचना और जीवन शैली की गहरी झलक भी प्रदान करते हैं। यहाँ के चित्रों और औजारों से यह समझ आता है कि पाषाण युग के लोग न केवल अपने समय के उत्कृष्ट कलाकार थे, बल्कि उन्होंने अपनी दुनिया को व्यवस्थित करने के अनोखे तरीके भी विकसित किए थे। इन गुफाओं में मिले पुरातात्विक प्रमाण यह दर्शाते हैं कि इन लोगों का जीवन कई स्तरों पर विकसित था, तकनीकी, सांस्कृतिक और सामाजिक। इन गुफाओं में जो सबसे अनोखी चीजें मिली, उनमें से एक है परतों में चित्रकारी की प्रक्रिया। चित्रों की ये परतें यह बताती हैं कि एक ही गुफा को विभिन्न समयों में अलग अलग पीढ़ियों ने इस्तेमाल किया और अपनी कलात्मक छाप छोड़ी। पहले की परतों में बड़े जानवरों के सरल चित्र मिलते हैं, जबकि बाद की परतों में जटिल और रंगीन आकृतियां देखने को मिलती हैं। इसके अलावा गुफाओं में मानव गतिविधियों के कई प्रतीकात्मक दृश्य भी उकेरे गए हैं, जैसे त्योहार मनाने, युद्ध लड़ने और सामूहिक नृत्य के चित्र। यह सब हमें उस समय के लोगों की सामूहिकता और सामाजिकता का परिचय देते हैं। भीमबेटका के चित्रों में प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल उनकी कला के प्रति समर्पण को दिखाता है। इन रंगों को पत्थरों से पीसकर बनाया जाता था और इन्हें जानवरों की चर्बी या पौधों के रस से मिलाकर गुफा की दीवारों पर लगाया जाता था।
यह प्रक्रिया न केवल उनकी तकनीकी कुशलता को दर्शाती है, बल्कि उनके सौंदर्यबोध और रचनात्मकता का भी प्रतीक है। सबसे दिलचस्प यह है कि भीमबेटका का यह प्रागैतिहासिक कला संसार केवल एक स्थान तक सीमित नहीं है। भारत के अन्य हिस्सों जैसे सतपुड़ा और विंध्य की पहाड़ियों में भी ऐसी ही गुफाएं और चित्र मिले हैं, लेकिन भीमबेटका की गुफाएं अपने अद्वितीय आकार, विशाल संख्या और विविधता के कारण खास स्थान रखती है। संक्षेप में, भीमबेटका की गुफाएं न केवल भारत के प्राचीन इतिहास की अमूल्य धरोहर है, बल्कि यह प्रमाणित करती हैं कि पाषाण युग के लोग कला, तकनीक और सामूहिक जीवन के विभिन्न पहलुओं में अत्यंत उन्नत थे। उनकी यह विरासत आज भी हमें प्रेरणा देती है और यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे पूर्वज कितने प्रतिभाशाली और नवाचारी थे।